अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ कातिल डोर ने लाहौर में एक और मां का लखते जिगर छीन लिया। खिजर अपने वालिदैन के साथ मस्ती गेट के इलाके से गुजर रहा था कि कातिल डोर उसके गले पर फिर गई और ज्यादा खून बह जाने की वजह से मासूम जानवर ना हो सका। खिजर के वालिदैन इंसाफ के लिए क्या दुआइयां दे रहे हैं और इस कातिल डोर की वजह से जो उनकी ज़िंदगी के अंदर भूचाल आया है वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। पुलिस अफसरान पतंग बाजों पतंग फरोशों को गिरफ्तार करने के लिए क्या सिर्फ फर्जी कार्रवाइयां कर रहे हैं या अमली तौर पर भी कुछ हो रहा है, और खिजर के वालिदैन जिस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, जिस जहनी कैफियत से गुजर रहे हैं, उस जहनी कैफियत से निकलने के लिए कितना वक्त दरकार होगा, ये सब चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। हुकूमत की जानिब से पतंगबाजी के ऊपर कई साल पहले पाबंदी आयद की गई, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी जो वो हो रही है और पुलिस के तमाम तर दावे सिर्फ दावे हैं और आए रोज़ कोई ना कोई शख्स डोर फिरने से ज़ख्मी हो जाता है या इस शिद्दत से डोर फिरती है कि वो जान की बाजी भी हार जाता है। लेकिन हाल ही में डोर फिरने का एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसके अंदर 3 साल का खिजर जान की बाजी हार गया। उसने अपनी ज़िंदगी की सिर्फ 3 बहारें देखी थी और एक नौखेज़ कली थी जो ना सिर्फ बड़ा हो रहा था और उसके वालिदैन ने उसके लिए बहुत से ख्वाब देखे हुए थे, बल्कि उस डोर फिरने की वजह से पूरा शहर जो था वो अफसरदा था कि इंतहाई मासूम और खूबसूरत बच्चा जो था वो एक ऐसे घिनौने फेल की नज़र हो गया कि जिसकी वजह से उसके वालिदैन को उसको खोना पड़ गया। अवैस उसके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस का मेरा ताल्लुक़ मीडिया इंडस्ट्री में भी रह चुका है, एक अरसे तक हम लोग इकट्ठे काम करते रहे हैं और अब आज इस मौके पे अवैस से मुलाकात हुई है कि उनका बेटा जो है वो डोर फिरने के बायस हाल ही में मस्ती गेट के इलाके में फौत हो गया था। अवैस से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये वाक़या कैसे पेश आया, लेकिन ये ज़रूर जानेंगे कि जिस तरह से अवैस ने अपना बेटा खोया है, क्या हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से इनको ये यकीन दिलाया गया है कि इनके बेटे के कातिल पकड़ने में कोई मदद इनकी की जाएगी, या जो अफराद आज भी पतंगबाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ इंतहाई मामूली नौयत का मुकदमा दर्ज किया जाता है कि अगर पुलिस आज किसी पतंगबाज को पकड़ती है तो वो अगले दिन सुबह या रात को ही फारिग कर दिया जाता है, या अगले दिन सुबह जाते साथ ही उसकी ज़मानत हो जाती है, क्योंकि काइट फ्लाइंग एक्ट के अंदर कोई इतनी बड़ी सज़ा नहीं है और ना ही आज तक किसी को सज़ा मिली है। तो क्या इनको कोई ऐसी यकीनदानी दिलाई गई कि नहीं? अवैस, बिलाशुबा जिस तकलीफ़ और कर्ब से आप गुज़र रहे हैं उसका अल्फाज में दावा नहीं कर सकते। हुआ क्या उस रात, कहाँ से आप आ रहे थे, क्या वक्त था? रात का कोई 1-1:15 बजे का वक्त था। मैं अपने ससुराल गया था अपनी मिसेज़ और बच्चों को लेकर उनके ननिहाल, और यहाँ से भी हम हंसते खेलते गए हैं। बच्चे कह रहे थे कि जी अपनी नानी से, अपने मामूओं से, कज़नों से मिलेंगे, खेलेंगे। वहाँ जाकर भी इसी तरह हंसते खेलते रहे। वहाँ से रात को तकरीबन यहाँ से हम गए हैं तकरीबन कोई 8-9 बजे और वहाँ से कोई 1-1:15 बजे वापस आए, निकले हैं। फैज़बाग में उनका घर है। वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो लारी अड्डे के करीब जहाँ पे वो बैटरीज की काफ़ी सारी शॉप्स हैं वहाँ तक पहुँचे। तो अचानक से बेटा मेरा जो आगे बैठा हुआ था उसकी एक हल्की चीख सी सुनाई दी और वैसे वो उछला। मैंने उसी लम्हे में, हालांकि बाइक कोई ज़्यादा तेज़ नहीं थी, कोई 20-25 की स्पीड पर थी, बिल्कुल आराम आराम से आ रहे थे। मैंने उसी लम्हे में ब्रेक मारी और उसी लम्हे में मेरे बाजू पे ऊपर ऐसे डोर फिरी। तो मुझे ये तो पता चल गया कि डोर है यहाँ पर और मेरे बाजू पे ऐसे फिरी है। तो मैंने फौरी तौर पे उसको खिजर को देखा कि खुदा न खासा इससे तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने उसके गले के ऊपर हाथ लगाया, यहाँ पे मेरे हाथ जो है वो खून से लथपथ हो गए। फुहारे की तरह से खून उसके हलक से बह रहा था।
मेरी भी एकदम से चीखें निकल गई। मैं कहा किधर को डोर फिर गई तो क्या हुआ, ये भी बाइक से फटाफट उतरी, बेटी मेरी भी बैठी हुई थी, वो भी उतर के सबने एकदम से चीखना शुरू कर दिया। इसने उसे पकड़ के अपने साथ लगाया तो खून इस कदर तेज़ी से बह रहा था कि फ़ौरन सारे कपड़े भी इसके खून से तर हो गए। उसी दौरान में हमारे देखकर हमें कुछ और लोग इकट्ठे हो गए हमारे इर्द गिर्द, और 2 भाई थे कोई, उन्होंने हमारे हाथ से खिजर को पकड़ा और तेज़ी के साथ बाइक दिखाते हुए उन्होंने कहा कि हम नवाज शरीफ हॉस्पिटल जा रहे हैं, हम हमारे पीछे पीछे आए बच्चे को लेके, हम वहाँ जा रहे हैं। मैंने उनके पीछे पीछे बाइक को भगाया। अब सारे रास्ते भी ज़ाहिर है उसका हलाक जो है वो गला जो है वो कटा हुआ था, खून बहता चला गया। नवाज शरीफ हॉस्पिटल एमरजेंसी में पहुँचे हैं, उन्होंने तकरीबन कोई 20-25 मिनट के करीब अपने पास रखा है। पहले उन्होंने बताया कि बच्चे का गला तो काफ़ी ज़्यादा कटा हुआ है, बहुत डीप कट है, लेकिन उसकी हार्ट बीट अभी आ रही है। और 20 मिनट बाद उन्होंने कहा कि हम 1112 को बुला रहे हैं और आपको मेयो हॉस्पिटल रेफ़र कर रहे हैं। जब हम मेयो हॉस्पिटल पहुँचे हैं तो वो डॉक्टर्स ने देखा है और 2-3 मिनट बाद ही मुझे बुलाया। उन्होंने कहा आप बच्चे के वालिद हैं? मैंने कहा जी। उन्होंने कहा कि बच्चे की डेथ हो चुकी है और यहाँ पे आने से पहले ही हो चुकी थी डेथ। वो एक कर्बनाक मंजर था जो पहले आंखों से देखा। जब डॉक्टर ने कहा तो मेरी समझ में नहीं आया, ऐसे लगा कि जैसे बस ज़मीन पैरों तले निकल गई, आसमान सर पे गिर गया, एक क़यामत थी जो एकदम से बर्पा हो गई। मैंने भी वहाँ पे रोना शुरू कर दिया, ना समझ आए रोऊं कि क्या करूं। बस बाकी लोग भी थे हॉस्पिटल के, वो भी हम दिलासे देने लग पड़े, लेकिन जो दुख था वो तो हमें मिल गया। बच्चा था हमारा, वो तो चला गया। ये जो इतना टाइम गुजरा, यानी 1:15 बजे के करीब उसके गले पे डोर फिरी, पहले आप नवाज शरीफ हॉस्पिटल गए, फिर आप मेयो हॉस्पिटल गए। डेफिनेटली ये वो वक्त था कि आप सिर्फ दुआएं कर रहे होंगे बच्चा बच जाए उसकी। यानी कुछ भी नहीं किया था ना, आप लोग तो हंसी खुशी आ रहे थे, हंसी खुशी गए थे, हंसी खुशी आ रहे थे। तो क्या उस टाइम जहन में, दिल में क्या चीज़ें चल रही थी, क्या इमोशंस थे कि ना कोई, यानी होता है कोई वारदात हो जाए, कोई कुछ हो जाए, ये तो यानी कोई गलती भी नहीं थी, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई वारदात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, एक कटी पतंग की डोर आपके बेटे के गले पे फिरी। क्या उस टाइम क्या था, फीलिंग्स क्या थी कि कौन जिम्मेदार आप ठहरा रहे थे, किसको? फीलिंग यही थी कि जो ऐसी डोरें बनाते हैं, ऐसी डोरें जो खरीदते हैं और जो उड़ाते हैं, वो सारे के सारे इसमें ये कत्ल है और सारे के सारे इसमें शामिल हैं। समझ से बाहर है कि अपनी शौक की तस्कीन के लिए, एक छोटे से शौक की तस्कीन के लिए इतना बड़ा नुकसान। अल्लाह ताला तो फरमाता है कि जिसने एक मासूम इंसान की जान ली, उसने गोया पूरी इंसानियत की जान ली। तो ये पूरी इंसानियत की जान जिसने दी है, वो पता नहीं बैठा हैंड्स फ्री पर गाने सुन रहा हो, पता नहीं उसे पता भी होगा वो कितने मज़े से बर्गर खाता होगा, खाना खाता होगा, और उसे शायद पता भी ना हो कि उसकी डोर ने किस तरह से एक हंसता बसता घर उजाड़ दिया। लेकिन अल्लाह की नज़र में तो वो बंदा मौजूद है ना, बरोज़े हशर तो वो हम नहीं उसे छोड़ेंगे, हमारे सामने नहीं आएगा हमारे बच्चे का कातिल। हमारा बच्चा खुद गवाही देगा उसके खिलाफ कि इसकी डोर से मेरी जान गई और मेरे बच्चे की जान गई है। खुदा जाने अभी कितने बच्चे, अल्लाह सबके बच्चों का महफूज रखे। बच्चा भी बच्चा है, बड़ा भी बड़ा है। डोर ने तो ये भी नहीं देखना कि वो बच्चे के गले में फिर रही है कि बड़े के गले में फिर रही है। बच्चा भी आगे बैठा हुआ है, बाप भी बैठा हुआ है, गला तो सबका एक जैसा है। जिस तरह खिजर के गले पे डोर फिरी, आप कह रहे हैं आपकी भी बाजू पे फिरी, खुदा ना खासा थोड़ी सी स्पीड तेज़ होती तो कोई और भी वाक़या पेश आ सकता था। फिर अब खिजर की तदफीन वगैरह भी हो गई है। पुलिस ने, क्योंकि रवायती सा काम करना होता है, मुअत्तल SHO को मुअत्तल करना होता है, फौरी मुकदमा दर्ज करना होता है। मुकदमा भी सुना है कि कत्ल की दफ़ात के तहत दर्ज किया। कोई आपके पास आया, कोई उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि क्या कर रहे हैं? खिजर जैसे और बहुत से बच्चे सड़कों पे आज भी खेल रहे हैं, माँ बाप के साथ सैरें कर रहे हैं, उनकी हिफाजत के लिए कोई इकदाम उठाने की कोई यकीन दहानी, कोई बात की चीज़ हुई? जी, CCPO आए थे हमारे पास और उन्होंने इज़हार ताज़ियत किया था और
उससे पहले भी मुख्तलिफ अफसरान आते रहे हैं, वो भी इज़हार ताज़ियत करते रहे और उन्होंने कहा कि हम शर्मिंदा हैं कि आपके साथ ऐसा वाक़या पेश आया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी रोकथाम के लिए हम काम करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मामला है कि जिसे कंट्रोल करना हमारे लिए पूरी तरह मुमकिन नहीं है। कोई हुकूमती मशीनरी से कोई आया, कोई इंतज़ामिया आई, कोई MP MN आपके इलाके सिर्फ का? बिलाल यासीन साहब तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने उसकी तस्वीरें मेरा देखी और दुख का इज़हार किया था और उन्होंने कहा था कि मैं पार्लियामेंट में जाके इस बात को उठाऊंगा, असम्बली में मैं बोलूँगा। भाभी आप बताइएगा, माँ जो है वो यानी पहले 9 महीने बच्चे का इंतज़ार करती है, फिर उसके बड़े होने का और तमाम फेजेस का वो बड़ा यानी वो बड़े दिल जमी से हर फेज़ का इंतज़ार करती है। अभी तो पैदा होने के बाद वो पहले ऐसे फेज़ में आया था कि इंतहाई खूबसूरत हरकतें करनी शुरू की। कैसा था खिज़र, कुछ उसके बारे में बताइए। मेरा बच्चा बहुत ही प्यारा मासूम सा, ना उसमें कोई दूसरे बच्चों जैसी शरारतें, जिस तरह बच्चे शरारतें करते हैं, तंग करते हैं माओ को, कुछ भी नहीं था। इतना लविंग, इतना प्यारा बच्चा, जिसने भी आना उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था। उसकी आंखों में एक कशिश थी, एक चमक थी, वो आम बच्चा नहीं था। मेरा बच्चा बहुत खास था, इतना खुश था। मैं उसको कह रही थी, मैंने कहा नानू घर जाना, चलो जल्दी से बात करो। जल्दी से आया कि मैंने नानू घर जाना है, इतना खुशी खुशी गया है। आखिरी लम्हात में, अब मुझे नहीं पता मेरे बच्चे के ये आखिरी लम्हात है। मैं अपनी बेटी की और अपने भतीजे की तस्वीर बना रही थी, फटाफट आगे के मामा मैंने बनवा ली। वो मेरे बच्चे की आखिरी तस्वीर थी। उसके बाद मेरा बच्चा लहूलुहान हमारी आंखों के सामने तड़म तड़म के जानती थी उसने, हम कुछ नहीं कर सके। तो बस समझ नहीं आया, दिल ही बंद हो गया मेरा कि क्या हो गया हमारे साथ। समझ नहीं आई ये क़यामत कहाँ से आ गई, हंसते बसते घर को उजाड़ गई। अल्लाह गारत करे उस इंसान को जिसकी डोर मेरे मासूम बच्चे की शाहरत काट गई। उसकी तो दाएं हाथ की उंगली भी कट गई थी, वो बाद में देखा हमने। इतने छोटे से बच्चे में कितना खून होगा, सारा निकल गया। मेरे पाँव भर गए, मेरे कपड़े सारे। मैं सुर्ख जोड़ा पहना हुआ था, वो मेरे बच्चे के कौन से और सुर्ख हो गया। इतनी मन्नतों मुरादों से मैंने अपना बच्चा लिया था, उसकी जिंदगी की दुआएं करती थी, और ये अल्लाह को क्या मंजूर था। माँ ने बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचा होता है, जैसे आप अपने खुद भी कह रही हैं कि बड़ी मनतो मुरादों से बच्चा जो लिया था। इंसान सोचता कुछ है, हो कुछ जाता है, लेकिन जैसे आपके बेटे की ये नागहानी मौत हुई है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगी कि आज भी यानी ठीक है पुलिस या इदारे इस चीज़ को रोकने में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं, उनकी नाअहली जो है वो बहुत अयां है, लेकिन एक शऊरी तौर पे हमें भी यानी आम आवाम को भी ये चाहिए कि पतंगबाजी ना करें। आए रोज़ कोई ना कोई, कभी कोई प्रोफेसर फौत हो जाता है, कभी कोई अपने वालिद के लिए दवाई लेने जा रहा था फौत हो जाता है, आपका मन तो मुरादों से मांगा हुआ बेटा, यानी आप लोगों के लिए तो उस दिन 1 मिनट के लिए क़यामत ही आ गई। क्या कहेंगी कि लोग क्यों नहीं बाज आते, क्या उनको आप यानी एक ऐसी आप माँ है जिसने अभी जिसकी गोद उजड़ी, क्या कहेंगी? जहालत की इंतहा मैं तो कहूँगी, नहीं है लोगों में अवेयरनेस इतनी। मतलब आप अपनी ज़रा सी तस्कीन के लिए लोगों के घरों को उजाड़ देते हैं। ये माओं का कसूर है। मतलब पुलिस हो गई, गवर्नमेंट हो गई, ये क्या करें, हमारी ना आदत बन गई हुई है। हमने सारा मलबा गवर्नमेंट पे डालना होता है, हमने पुलिस पे डालना होता है। वो कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटियाँ दे रहे हैं, वो चेक करते हैं। अब रातों को आप 1-1, 2-2 बजे, अब किसी को क्या पता कहाँ छत पे चढ़ के कहाँ से गुड्डी उड़ रही है। ये पेरेंट्स का जो है ये कसूर मैं कहूँगी कि उनको चाहिए अपने बच्चों पे नज़र रखें,
कहाँ से कोई मतलब छोटी चीज़ तो नहीं है, कोई गुड्डी कोई बिल्कुल। पतंग कोई नज़र आएगी चीज़ वो लेके जा रहे, क्यों नहीं बच्चों को मना करती। बल्कि मैं तो कहूँगी पुलिस वालों को उनके पेरेंट्स को पकड़ना चाहिए, उनको सजा दें ताकि आइंदा से इस तरह के कोई मतलब कोई वाक़यात ना हो। स्कूल मुझे जाना तो- शुरू किया था उसने? नहीं अभी नहीं। कौन से और स्कूल मैं वैसे सोच दाखिल रही करा? थी कि चार सालों का हो जाए, क्योंकि अभी तलफ़ुज़ उसका ज़रा ठीक नहीं था, थोड़े थोड़े अल्फाज बोलता था, तो मैं कहती थी खिजा जल्दी जल्दी से अब बोलना सीख लो। बहन के साथ जाता था स्कूल उसको छोड़ने, रोता था कि मामा मैंने भी स्कूल जाना है। क्या सोचा क्या हुआ था 4 उसके साल लिए? का होना था, मैंने इसको स्कूल में एडमिशन करवाना था। क्या सोचा था उसको, क्या बनाना था? जैसे उसके वालिद साहब तो मीडिया में भी रहे, फिर अपना कारोबार वगैरह कर रहे थे, तो आपने क्या सोचा था? मीडिया भी आजमा के देख लिया, कारोबार भी? मैं तो उसको यही कहती थी जल्दी जल्दी बड़े हो, अपने बाप की बात संभालो, अपने बाप को बिजनेस संभालना। तो मुझे तोड़ के ही चला गया मेरा बच्चा। इस वक्त मेरी हालत ये है, मेरे आंसू खुश्क हो चुके हैं, मेरे आंसू, मेरा दिल बंद हो चुका है ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही क्या करूं कि मैं कहाँ तलाश करूं बच्चा अपना। रात होती है, इतना खौफ, और वो उसकी जो उस वक्त का टाइम था उसके डोर फिरने का, यकीन करें भाई उस टाइम पे मेरी हार्ट बीट खुद ब खुद इतनी तेज और मेरा जिस्म खौफ से कांप रहा होता है, इतनी दहशत उस वाक़े की मेरे जहन पे सारा दिन होता है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसकी याद में दिन गुजर जाता है, लेकिन रात बहुत भारी हो जाती है। आपके साथ ही सोता होगा? मेरे साथ ही मेरे ऊपर चढ़ के सोता था मेरा बच्चा, मैं उसको ज़रा सा बेड पे लिटाना फिर उसमें ऊपर आ जाना, तो एक पल के लिए नहीं मुझे अपनी आंखों से ओझल होने देता था, मुझे ढूंढता था मम्मा मम्मा, और आज मेरा बच्चा मनो मट्टी से ले गया। अब ऐसा आप बताइएगा, पर्चा दर्ज हो गया है, 302 की दफ़ात यानी कत्ल की दफ़ात लगी हैं, नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ है। इतना बड़ा शहर है, पता नहीं कहाँ से पतंग उड़ी होगी, कहाँ से डोर आई, कहाँ पे पतंग गिरी। कैसे आप क्या समझते हैं कि आप खिज़र के कत्ल का आपको इंसाफ कैसे मिलेगा? क्या इंसाफ है? ना मुल्ज़िम का पता है, ना इलाके का पता है, कुछ भी नहीं पता। मैं यही समझता हूँ कि जो लोग अभी भी गुड़ियाँ पतंगे उड़ा रहे हैं, जो लोग अभी भी ये डोरे और ये बेच रहे हैं, अगर वो इस चीज़ से बाज आ जाएं, तौबा कर लें, तो शायद मेरे बच्चे को के लिए शायद यही इंसाफ है, ताकि किसी और के बच्चे और के बड़े देखें। डोर बच्चे को भी फिर सकती है, बच्चे के बाप को भी फिर सकती है। कल को कोई आदमी अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ लाता हुआ, कोई अपने ड्यूटी से आता हुआ खुदा न खासा जाम भाग हो जाए, वो भी उतना ही बड़ा साने है। किसी का लखते जिगर फौत हो जाए, वो भी उतना बड़ा साने है। लेकिन ये साने कब रुकेंगे? ये तभी रुकेंगे कि जब ये डोरे बननी बंद होंगी, बिकनी बंद होंगी। अब मुझे पता चला कि ऑनलाइन तक ये लोग ऑर्डर देते हैं और ऑनलाइन डोर बिकती है, तो उनको शर्म नहीं आती जो ये बेच रहे हैं। वो कितना मुनाफा कमा लेंगे डोर बेच के? 500, 1000, 2000, ये चंद हज़ार रुपए के लिए वो लोगों की जान से खेल जाते हैं और उनको शर्म नहीं आती। उनके अपने बच्चे नहीं हैं, उनके किसी अपने बच्चे को डोर फिरेगी, कोई गला कटा हुआ उनके सामने पड़ा होगा, तो तब उनको शर्म आएगी, तब तौबा करेंगे। जैसे भी भाभी ने भी कहा कि जब कोई भी लड़का या कोई मर्द पतंगबाजी करने लगेगा, वो पहले पतंग लेके आएगा, डोर लेके आएगा, छत पे चढ़ेगा, सारे घर वाले देख रहे हैं, मोहल्लेदार देख रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं बताता, कोई भी नहीं रोकता। आपको नहीं लगता कि सबसे बड़ी नाअहली और नाकामी हमारे माशरे की ये है कि पतंग कोई छोटी सी तो है नहीं कि वो कपड़ों में छुपा के बंदा ले जाए। जब भी लेके कोई आएगा, बाजार से लेके आएगा, सड़क पर नजर आएगा, घर में लेके जाएगा, तो आप भी समझते हैं कि हमें, जैसे भाभी कह रही है, बतौर माशरा भी हम इतनी गिरावट का शिकार हो गए कि हम बुराई को बुराई कह ही नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसी तरह है। मुझे इंतहाई दुख उस वक्त हुआ था कि जब मैंने कुछ लोगों को देखा कि जो मेरे बच्चे के जनाजे में शामिल थे, मुझसे इजहार गम, इजहार दुख कर रहे थे, और उसके 2 दिन बाद मैंने देखा कि वो छत पर चढ़ के खुद पतंग उड़ा रहे थे।
आप जिस इलाके में रहते हैं करीम पार्क, ये लाहौर के उन इलाकों में से जहाँ पे बहुत ज़्यादा पतंगबाजी हुआ करती थी। मैं भी अपने बचपन में पतंगबाजी करता था, लेकिन जैसे जैसे हमने ये चीज़ें देखी, इंसान जो वाक़यात हो रहे होते हैं ज़िंदगी के अंदर, जो सानियात हो रहे होते हैं, उससे बहुत सबक सीखता है। आपकी इस टाइम आवाज़ एक ऐसी आवाज़ है जो हर तरफ सुनी जा रही है, क्योंकि आप इंतहाई गमज़दा ख़ानदान हैं, आप लोगों के ऊपर एक इतना पहाड़ जैसा भी सानिया गुजरा है। कोई अपील? मैं अपील उन सब वालिदैन से करता हूँ जिनके बच्चे पतंगबाजी करते हैं। मैं उन सब वालिदैन से करता हूँ, उन जो इसको बेचते हैं उन वालिदैन से करता हूँ जो इसको बनाते हैं, कि खुदारा शर्म करें, खुदारा कुछ खुदा का खौफ करें। लोगों की जान जा रही है, बच्चों की जान जा रही है, बड़ों की जान जा रही है। एक फ़र्द जब मरता है तो वो एक फ़र्द नहीं मरता, वो अपने साथ जुड़े हुए तमाम अफराद की ज़िंदगियों को साथ ले जाता है। बिल्कुल, जीना महाल हो जाता है, छोटा गम नहीं होता। बिल्कुल। सब बच्चों वाले हैं, सबको पता है कि औलाद का गम क्या होता है। इस टाइम पहले छोटी सो रही थी, ये खिज़र की बड़ी बहन है, और बहन भाई का एक रिश्ता ऐसा मुक़द्दस रिश्ता होता है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, ऐसा साथ और बहनें अपने भाइयों का ख्याल बहुत ज़्यादा करती हैं। इससे पूछते हैं कि भाई कैसा था। आपका नाम क्या है? सिलसबील। कौन सी क्लास में आप? 2। तो अभी स्कूल तो नहीं जा रही हैं आप? छुट्टियाँ, गर्मियों की छुट्टियाँ होगी, अभी नहीं हुई? भाई किधर है? भाई फौत हो गए। भाई के साथ आप खेलती थी? भाई तंग तो नहीं करता था आपको? आपकी चीज़ें वगैरह तो नहीं ले लेता था? नहीं? कैसा था भाई? तो क्या हुआ आपको पता है? आप उस दिन कहाँ पे गई हुई थी? नानों के घर। तो भाई को चोट लग गई, फिर अब भाई अल्लाह के पास चला गया। क्या कहेंगी आप? भाई याद आता है? भाई के साथ आपने स्कूल जाना था, लड़ाई भी करनी थी? लड़ाई नहीं करनी? बाबा जब चीज़ें ला के देते थे आप उसकी चीज़ें तो नहीं खाती थी? आपकी चीज़ें खा जाता हो? खा जाता था? जूस वगैरह आपके पी जाता था? अल्फाज नहीं है। सिलसिबिल की आप गुफ्तगू सुनी है कि बहन भाई, बहनें जो हैं अपने भाइयों का बहुत ज़्यादा करती हैं, और बच्ची को ये ज़रूर पता है कि उसका भाई फौत हो गया है, और वो जो प्यार है वो शायद पूरी ज़िंदगी नहीं कम होगा, ना ख़त्म होगा, और हर गुज़रते दिन के साथ ये अपने भाई को लाजमी याद भी करेगी, क्योंकि ये रिश्ता ही ऐसा है। लेकिन अवैस के घर पे जो इस टाइम क़यामत गुज़र रही है, उसका आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने रोज़ गुज़र गए। ना तो माँ की जो तकलीफ़ है, दर्द है, उसमें कमी आई है, और ना ही बाप जिस सोच से गुज़र रहा है उसमें कमी आई है। माँ की आंखों के आंसू ज़रूर कम हो गए हैं, लेकिन रोना अभी भी बंद नहीं हुआ। और आज भी पुलिस अफसरान या हुकूमत जो भी कहे, ये इनका बड़ापन है, ये इनका बड़ा ज़र्फ़ है कि ये हुकूमत और पुलिस को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहे। हमारे माशरे का बहुत बड़ा किरदार है कि पतंगबाजी आज भी हमारे माशरे में हो रही है, और हमारे बहुत बड़ी तादाद के नौजवान जो हैं वो रातों को छतों पे चढ़ के पतंगबाजी करते हैं, लेकिन कानून साजी कभी नहीं हुई। सज़ाएं ना होने के बराबर हैं। काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत जो सज़ा होती है वो ना होने के बराबर है। अगले दिन सुबह ज़मानत हो जाती है, 50, 100, 500 रुपया दे के ज़मानत हो जाती है, और मुलजिम दोबारा आके वही करते हैं। और पुलिस सोने पे सुहागा है, लाखों हज़ारों की तादाद में पतंगे और चरखियाँ पकड़ती है, लेकिन कभी जलाई नहीं जाती, कभी उनको तल्फ नहीं किया जाता। दोबारा पुलिस एहलकार ही बेच देते हैं, औने पौने दामों जिनसे पकड़ी होती हैं उन्हीं से रिश्वत लेके बेच देते हैं, और वो दोबारा मार्केट में आके बिकती हैं। लाहौर के 13 दाखिली खारजी रास्ते हैं। अगर पुलिस चाहे तो जब शहर के अंदर ये खाम माल पतंगबाजी का आता है, या ये पतंगे बन के तैयार होकर आती हैं, तो रोक सकते हैं। पुलिस को ये पता है कि कसूर में बन रही है, शेखुपुरा में बन रही है, ननकाना में बन रही हैं, सब कुछ पुलिस को पता है, लेकिन पुलिस इसको आज भी रोकने से कासिर है। हुकूमत आज भी इस पर कानून साजी करने से कासिर है, और ना जाने कितने खिज़रों की ज़िंदगी जो है वो एट स्टेक है।
खिज़र की मौत के ऊपर जितना भी दुख और गम किया जाए वो कम है, क्योंकि इंतहाई छोटी ही सी उम्र के अंदर वो इस दुनिया से चला गया और कोताही किसी और की थी, लेकिन खमियाजा खिज़र के ख़ानदान को भुगतना पड़ा। CCPO लाहौर बज़ाते ख़ुद ग्रीव फैमिली के पास गए, वहाँ पे जाके उन्होंने ताज़ियत की और यकीन दिलाया कि आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए वो इक़दाम करेंगे। ये वो नारा है जो लाहौर पुलिस पाबंदी आयद होने के बाद मुसलसल लगाई जा रही है कि पतंगबाजों को रोकने के लिए भरपूर किरदार अदा किया जाएगा। छतों के ऊपर जो है वो दूरबीनें लेके लोग पुलिस एहलकार तैनात किए जाते हैं। क्वाड कॉप्टर्स यानी वो जो एक हेलीकॉप्टर नुमा छोटा सा होता है उसको उड़ाया जाता है कि लोगों को मॉनिटर किया जाए। फिर क्या वजह कि ऐसे वाक़यात हो रहे हैं और खिज़र की मौत के ऊपर CCPO लाहौर बतौर लाहौर पुलिस इनका क्या मौक़िफ़ इनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। खिज़र अपनी नानके यानी ननियाल से इंतहाई खुशी मनाने के बाद अपने घर वापस जा रहा था, रास्ते में गले पे डोर फिरी, फौत हो गया। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मेरा दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है और खिज़र की डेथ के ऊपर, और मैं तो ये समझता हूँ कि ये सिर्फ डेथ नहीं है, ये शहादत है। एक मासूम और बग़ैर किसी वजह के अपनी जान की बाजी हार गया और सिर्फ किसी की न सिर्फ कोताही बल्कि मैं समझूंगा कि किसी की क्रिमिनल एक्ट की वजह से उसने अपनी जान का नजराना पेश किया। तो मैं समझता हूँ कि मैं इसको शहादत ही कहूँगा। और उस फैमिली के ऊपर जो बीती, मैं उनके घर गया और जाके उनसे मिला भी और मैंने इज़हार अफसोस भी किया। तो ज़रा कोई भी उसको जो उनकी फैमिली पे बीत रही है वो कोई भी महसूस नहीं कर सकता। लेकिन जो इसमें सबसे जो बात सबसे मुश्किल तरीन है कि उस फैमिली ने और उस बच्चे ने किसी और की कोताही की कीमत पे की, न सिर्फ कोताही बल्कि क्रिमिनल एक्ट की कीमत पे की। और जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि पुलिस बड़ी कोशिश एफर्ट करती है। हमारे यहाँ तकरीबन रोज़ की 20+ रिजर्वें हम लगाते हैं सिर्फ इस बात की कि इंश्योर करें कि पतंगबाजी ना हो, और इसमें पुलिस काफ़ी हद तक कामयाब भी हुई है। आज से 4 साल पहले आपको शायद याद होगा कि ये 3-4 ज़्यादा डेथ्स भी होती थी और इंजरीज़ भी 3-4 फोल्ड जो है वो ज़्यादा होती थी। अब हमारे इक्का दुक्का वाक़या होता है। इसमें मैं समझता हूँ कि पुलिस तो डेफिनेटली करती भी है, हमने ड्रोन मॉनिटरिंग भी करते हैं, हमने रूफटॉप ड्यूटी भी लगाते हैं। उसके बाद हमारी मोटरसाइकिल की जो डॉल्फिन्स की पर्टिकुलरली हम उनको ब्रीफ करके निकालते हैं कि अगर आपको कहीं पतंगबाजी करता हुआ जो है वो नज़र आता है तो उसके ख़िलाफ़ स्ट्रॉन्ग स्टर्न एक्शन लिया जाए। प्रॉब्लम ये है कि एक सिंपल सा मोटो है जो कि हम बड़े अरसे से लोगों को बताते आ रहे हैं कि अपनी छत की हिफाजत आप खुद करें। मतलब ये कि आपकी छत के ऊपर से किसी को पतंग उड़ाने की इजाज़त आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए। लेकिन इतनी छोटी सी बात को भी अगर सोसाइटी नहीं समझती तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अफसोसनाक बात है, क्योंकि ये खिज़र किसी का बच्चा हो सकता था और ये किसी के साथ ये इंसिडेंट हो सकता था, क्योंकि ये जो खूनी और कातिल डोर जो होती है वो ये नहीं देखती कि उसकी ज़द में कौन आ रहा है। ये किसी का खिज़र हो सकता था और कोई भी खिज़र हो सकता था। तो इसको थोड़ा सा महसूस करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि ये एक सोसाइटी का बहुत बड़ा अलमिया है कि हम इतनी सीरियस बातों को जो है हम सीरियस नहीं लेते और हम इसके ऊपर गौर व खौज नहीं करते कि ये बच्चा आखिर किसी का बच्चा था, उसका क्या कसूर था कि उसने अपनी जान की बाजी हार दी, उसने क्या कसूर किया था कि उसको ये सज़ा उस फैमिली को मिली। सिर्फ इतनी सी बात थी कि किसी नेग्लिजेंट लोगों ने कहीं पे पतंगबाजी की, वो दौड़ कहीं पर थी, वो फिर गई और उस बच्चे की शहादत हो गई। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप बेशक CCPO लाहौर है, लेकिन आपको हमेशा लाहौर पुलिस के तौर पे लिया जाएगा क्योंकि आप लाहौर पुलिस को कमांड कर रहे हैं। तो नीचे कोई भी एक्ट होगा, कोई भी कोताही होगी, कोई भी नाअहली होगी, उसका सारा इल्ज़ाम जो है वो आप पे आता है। आप डायरेक्शन पास कर देते हैं कि पतंगबाजों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, पतंग फरोशों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, जहाँ से खाम माल आ रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लाहौर के दाखिल खारजी रास्ते जो हैं, अगर उनकी मॉनिटरिंग सख्त की जा रही है तो खाम माल लाहौर में कैसे आ रहा है? अगर लाहौर में खाम माल आ रहा है, बन रहा है, हमारे पुलिस का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको छोटी से छोटी बात की इंफॉर्मेशन भी यानी CCP ऑफिस में भी आ जाती है। आपने अपने नंबर भी यानी ज़ाती नंबर भी आपने शेयर किया हुआ है, थानों के नंबर शेयर किए हुए हैं, एहलकारों के नंबर शेयर किए हुए हैं। फिर क्या वजह है कि इसकी सेल परचेज की जो चेन है वो ब्रेक नहीं हो रही? देखिए, अब ओपन मार्केट में तो शायद पतंग और इसकी जो डोरें हैं वो प्रॉब्ली नहीं ख़रीद सकते। हम भी कोशिश करते रहते हैं कि हम अपनी डिकॉय ऑपरेशन करें, लोगों को
पुलिस वाले सफ़ेद कपड़ों में जाके कोशिश करते हैं कि पतंग कहीं से मिले या डोर मिले तो हम उसको परचेज़ करके उनके ख़िलाफ़ एक्शन करें। ऐसा मुमकिन नहीं है। अब ये ऑनलाइन हो रहा है, ये बिज़नेस फेसबुक के ऊपर हो रहा है और जो कि इंटेंजिबल वेज़ हैं इसकी सेल परचेज़ के जो कि किए जा रहे हैं। डेफिनेटली पुलिस अपनी पूरी एफर्ट करती है और आपको अंदाज़ा होगा कि काफ़ी हद तक हमने बहुत सारी रिकवरीज भी की हैं। अभी पिछले दिनों की बात है कि तकरीबन 40,000 पतंगे हमने रिकवर की और इस तरह से बेतहाशा डोर और ये जो उसके लवाजमात होते हैं वो सारे हमने रिकवर किए हैं। लेकिन 100% उस पर करना शायद मुमकिन हो, शायद इतना मुमकिन ना हो। आप लाहौर लेकिन मुझे जो गिला जो है ना वो अवामुन्नास से है कि कम से कम आपके नॉलेज में होता है और ये एक 15 पे कॉल करनी है आपने और कुछ नहीं करना कि जी हमारे पड़ोस में कोई शख्स जो है वो किसी की छत के ऊपर खड़ा होकर पतंगबाजी कर रहा है। तो अगर पुलिस उस पर रिस्पॉन्ड ना करे तो मैं आपका मुजरिम हूँ। प्रॉब्लम ये है कि हमें एज अ सोसाइटी, एज अ होल सोसाइटी इसको हमें देखने की ज़रूरत है। पुलिस क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन पुलिस को क्यों शहरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते? अदम इत्मीनान है पुलिस के ऊपर या पुलिस का रवैया उनके साथ ऐसा होता है कि वो डर के नहीं देते? नहीं, शायद ये भी थोड़ा क्योंकि बहुत पतंग तो इतनी छोटी सी चीज़ नहीं है जो एमी बंदा ले जाए ना, जब जाएगी नजर आएगी। ये भी शायद मुमकिन हो कि लोग हेजिटेट करते हो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने में। लेकिन जितना बड़ा ये जुर्म है और जितना बड़ा नुकसान ये कॉज कर रहा है, मेरे ख्याल से हेजिटेशन के बावजूद भी पुलिस को इतला करनी चाहिए और मुआशरे की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गाइडलाइन एक्ट के तहत जितने मुकदमे दर्ज होते हैं, आप कोई मुझे मिसाल शायद ना दे सकें कि किसी में भी किसी एक मुकदमे में भी सजा हुई हो, तो क्यों नहीं हम उसकी सजाओं को एनहांस करते? कानून जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना बड़ा इसका नुकसान है मुआशरे के लिए। तो इसमें पुलिस बड़ा कोशिश कर रही है और हम लोग उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हैं कि हम इसमें सज़ाएँ एनहेंस करवाएं और जो मुसवदा कानून का तकरीबन आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट देयर टू बी पास्ड और इसमें सज़ाएँ एनहेंस हो जाएंगी और जिसमें बेल्स वगैरह बड़े आसानी से हो जाती हैं, फिर बेल्स वगैरह आसानी से नहीं होंगी। तो इसमें बड़ी सख्त ज़रूरत है कि कानून को और उसकी सज़ाओं को एनहेंस करवाया जाए। सबसे बड़ा इल्ज़ाम पतंगबाजी के खिलाफ पर के हवाले से जो लाहौर पुलिस पे लगता है वो ये है कि जितनी डोर और पतंगें और डोरें पकड़ी जाती हैं, पुलिस पकड़ने वालों से औने पौने दामों दोबारा उन्हीं को फ़रोख्त कर देती है और वही मार्केट में दोबारा आ जाती है, इनको तल्फ नहीं किया जाता। आपने बतौर लाहौर CCPO के तौर पे जब सरबराह के तौर पे ओहदा संभाला, आपने बदमाशों को, चोरों को, डाकुओं को, कब्ज़ा ग्रुपों को, हर बंदे को आपने स्क्रू उसके टाइट कर दिए। महकमा पुलिस को क्यों नहीं टाइट किया कि तल्फ करें, आगल गए? देखिए, तल्फी का एक प्रोसीजर होता है और वो हमें कोर्ट से जो है उसकी परमिशन लेनी पड़ती है तल्फी की। उसके बगैर हम तल्फ नहीं कर सकते क्योंकि ये केस प्रॉपर्टी जो है वो कोर्ट प्रॉपर्टी होती है। तो वो हमने जो केस है वो मूव किया हुआ है और इंशाल्लाह अनकरीब आप देखेंगे कि हम इन तमाम जितने भी पतंगे आज तक पुलिस ने पकड़ी हैं उनको तमाम को कलेक्टिवली हम उनको इंशाल्लाह ताला मेरा तो ख्याल है कि यादगार पाकिस्तान के सामने उनके ऊपर हम इनको तल्फ करेंगे और इनको जो है वो डिस्ट्रॉय करेंगे सब और लोगों को इनवाइट करेंगे ताकि लोग उसको आके देखें और लोगों को पता चले कि पतंगबाजी कितना एक घिनौना एक्ट है और उससे वो डिस्करेज हों। तो पहले ये हुआ करता था शायद प्रॉब्ली हमारी कुपिल फ्रिज होती थी कि थानों से जो पतंगें पकड़ी होती हैं वो लीक आउट हो जाती थी, लेकिन अब हमने थानों पे हमारी केस प्रॉपर्टी होती नहीं है, हमने उसका एक कलेक्टिव स्टोरेज जो है ना हमने वो किला गुजर सिंह में कर दी है। अब जितनी भी पतंगें पकड़ी जाती हैं, ये डोरें पकड़ी जाती हैं, वो किला गुजर सिंह में उनकी स्टोरेज होती है। लास्ट एंड वेरी प्रिसाइजली भाई, आपने कहा कि अवामुन्नास से आपको शिकवा है कि वो उस तरह से आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। अवाम में हो यानी पतंगबाजी हम हर तरफ यही सुनते हैं कि जी बसंत और पतंगबाजी जो है वो लाहौर का कल्चर था। इस कल्चर की वजह से अगर लोग मर रहे हैं, बेमौत मर रहे हैं और एक नहीं दो नहीं दर्जनों अफराद हर साल मर रहे हैं, तो अवाम को क्या अवेयरनेस देने में हम लोग नाकाम हैं? स्टेट लेवल के ऊपर, गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर या पुलिस लेवल के ऊपर अवेयरनेस नहीं दी जा रही और समझते हैं अगर अवेयरनेस आप आज से शुरू करें तो लोग को बेहतर हालात हो सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से तो आवाम में कुछ ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा जिसको नहीं पता कि पतंगबाजी के क्या नुकसान हैं। मेरा नहीं ख्याल कि किसी इंडिविजुअल को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि पतंगबाजी के असरात किस तरह से हैं और किसी की भी फैमिली का इनोसेंट शख्स अपनी जान की बाजी हार सकता है। इशू सिर्फ सेंसिटिविटी का है, लोगों को थोड़ा सा सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, लोगों को उसकी इम्पोर्टेंस का और सिग्निफिकेंस को उजागर करने की ज़रूरत है, जो कि आई एम श्योर कि मीडिया भी कर रहा है, गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे कर रही है, पुलिस भी अपने लेवल पे हम इसकी कैंपेन वगैरह चलाते रहते हैं और हमारी कोशिश होती है कि लोगों को सेंसिटाइज किया जाए और लोगों को बताया जाए कि पतंगबाजी के क्या नुकसान हैं। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टेकिंग इट अ लिटिल बिट मोर सीरियसली एंड लिटिल
लिटिल बिट मोर कॉशियसली और उस पर थोड़ा सा सेंसिटाइज होने की ज़रूरत है, दैट्स ऑल। थैंक यू। माहिर नफ्सियात डॉक्टर हुमा असलम हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि जिस तरह से आपने खिज़र के वालिदैन की गुफ्तगू सुनी, उनकी ज़िंदगियां तो बिल्कुल बेरौनक सी हो गई हैं। एक क़यामत उनके ऊपर बर्पा हुई, जो यानी उनका बेटा जो था वो उनसे छीन लिया गया और उसका कसूर भी कोई नहीं था, सिर्फ 3 साल उसकी उम्र थी। और उसकी माँ की आपने गुफ्तगू सुनी कि रात को जिस वक्त वो डोर उसके गले पे फिरी, वो वक्त जो है रात को जब वो सोती हैं तो उस वक्त वो हड़बड़ा के उठ जाती हैं, खौफज़दा हो जाती हैं, अपने बच्चे के बारे में सोचना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से उनको ज़हनी तौर पे अपने आप को वो बहुत मफलूज महसूस कर रही हैं। ये पतंगबाजी एक ऐसा जुर्म है कि हमें पता है कि हमारी डोर किसी भी शख्स के गले पे फिर सकती है, उसकी ज़िंदगी उस डोर फिरने की वजह से जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद हम बड़े धड़ल्ले से पतंगबाजी करते हैं। क्या हमारे दिलों से जुर्म करने का जो खौफ है वो ख़त्म होता जा रहा है? अगर ये खौफ ख़त्म होता जा रहा है, इसकी क्या वजूहात है? जिन माँ बाप के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जिन्होंने अपना लखते जिगर खोया है, क्या वो कभी नॉर्मल हो सकेंगे? इस चीज़ के लिए ही हमने हमारे नफ्सियात को ज़हमत यूँ ही से जानते हैं। डॉक्टर साहब, वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। एक माँ जिसके हाथ में उसका बेटा बेमौत, यानी कोई उस बच्चे का कसूर नहीं था, फूल जैसा बच्चा था, जस्ट लाइक एन एंजल, वो चला गया, वो कभी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकती? कभी वो सड़क पे जाते हुए नॉर्मल महसूस करेगी कि कहीं डोर ना आ जाए, कुछ ना हो जाए? ये वाकई बहुत पेनफुल है एक माँ के लिए, इस तरह का इंसिडेंट उसकी आंखों के सामने होना। और जिस तरह आप बता रहे हैं कि उसको सारे फ्लैशबैक्स होते हैं कि उस रात के उस वक्त में उसको वो सारा सीन उसकी आंखों के सामने होता है और मतलब वो सो नहीं पाती उस वजह से। इस टाइम तो ही इज़ इन एक्सट्रीम स्ट्रेस। और क्या ये नॉर्मल हो सकती है? उसको प्रॉपर हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बाकी बच्चे भी हैं और उनके लिए ऑफ कोर्स रहना भी है। और एक सोसाइटी का नॉर्मल फ़र्द बनने के लिए इट वुड टेक सम टाइम और प्रॉपर एक्सटेंसिव साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन प्रोसेस होगा जो उसको बैक टू लाइफ लाएगा। क्योंकि एक माँ ने अपना 3 साल का बच्चा खोया अपनी आंखों के सामने, तो वो चीज़ उसके जहन से निकलना मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। उसको प्रॉपर हेल्प चाहिए। उनको तो वाकई एक किसी माहिर अमराज़ नफ्सियात को कंसल्ट करना चाहिए, बल्कि हुकूमती सतह पे कुछ ऐसे इकदाम होने चाहिए कि उसकी रिहेबिलिटेशन करवाई जाए, क्योंकि उस फैमिली का इस सारे इवेंट में कोई कसूर नहीं था। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि एक टाइम होता था कि अगर कोई शख्स अनजाने में कोई उससे कोई चीज़ सरजद हो जाती थी, कोई गलती हो जाती थी, तो वो अपने आप को एक सेल्फ प्रोसेस था जिसके अंदर वो बड़ा गिल्टी फील करता था। अगर एक शख्स अपने छत पे चढ़ के पतंगबाजी कर रहा है और उसी इलाके में कोई मौत हो जाती है, तो यानी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है वो उस गिल्ट को ओवरकम नहीं कर सकता। यार हो सकता है ये मेरी डोर से ना मरा। तो क्या वजह है कि लोग इतने सेल्फलेस, यानी वो सिर्फ अपनी ज़ात से बाहर सोच ही नहीं रहे और उनको पता है कि पतंगबाजी से हर साल दर्जनों लोग मार रहे हैं। और ये बच्चा जिस तरह से उस बेचारे की मौत हुई है, यानी उसके माँ और बाप की हालत देख के दिल खून के आंसू होता है कि इतना मासूम बच्चा मर गया। तो क्यों हमारे लोग जो हैं वो डेलिब्रेटली ऐसा जुर्म कर रहे हैं जिससे पता है कि किसी भी शहरी की जान जा सकती है? उसमें हम एज ए कौम बेहिसी बहुत प्रिवेल करती जा रही है। और ये आज की बात नहीं है, ये पास्ट कई डेकेड से हम अब यहाँ तक पहुँचे हैं। और इसमें बहुत सारी रीज़न्स हैं। इसमें हमारे बहुत सारी माशरती रवैये हैं, हमारी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो अनएड्रेस रहे हैं और आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हमें एहसास ही नहीं है किसी की जान जाए। हमारे घर में तो कुछ नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है। अब ऑफ कोर्स ये बात है कि एक खेल जिससे हर साल कई जाने जाती हैं, उसके बाद भी वो खेल खेलते रहना, तो आप में एक हद तक बेहिसी होनी चाहिए, तभी आप वो खेल खेल सकते हैं। एक तो इस पर हुकूमती सतह पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए कि ये ऑफ कोर्स ये बैन है, उसके बावजूद ये हो रहा है। तो इन सब लोगों को, अगर कुछ लोगों को भी सजाएं मिल जाएं तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए। सजाओं का ना होना आपको लगता है कि इस चीज को परवान, बहुत ज़्यादा जुर्म तभी परवान चढ़ता है जब उसकी सज़ा नहीं मिलती, जब मुजरिम
खुल्लम खुला फिरता है बगैर किसी सज़ा के। अगर एक चीज़ बैन हो चुकी है, एक खेल पे बैन लग चुका है, उसके बाद वो क्यों खेला जा रहा है? इसका मतलब आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सो रही हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है और उसकी वजह से कितने मसाइल हैं। अब उस फैमिली की तो सब ख़त्म हो गया ना, उसके लिए उन्होंने अपना बच्चा खो दिया, उन्हें पता भी नहीं था, उनके वहमो गुमान में भी नहीं था ये उनके साथ हो जाएगा। वो तो इसका शरीक भी नहीं थे, वो तो बेचारे पता नहीं किस तरह इसकी लपेट में आ गए। तो पता नहीं वो इस गिल्ड से निकल सकते हैं कि नहीं, कि वो रात को इस टाइम शायद ना जाते। माँ तो बेचारी इस गिल्ड में भी होगी कि मैं उस टाइम ना जाती, मैं इस टाइम बाहर ना निकलती, और पता नहीं वो अब बाकी बच्चों को किस तरह रखेगी, अपने साथ जोड़ के बाहर निकलने पे मना करेगी। तो उसको तो एक तो ये कि अब अगर ये इंसिडेंट हुआ है और इतना हाईलाइट हुआ है और हर कोई इसके बारे में कंसर्न हो रहा है, तो उसको प्रॉपरली एक साइकोलॉजिकली रिहेबिलिटेट करवाया जाए, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाई जाए। किसी जुर्म की ज्यादा सजा हो तो क्या लोग उस जुर्म का इर्तिकाब कम करते हैं, आपको लगता है? देखें, जुर्म की सज़ा होनी चाहिए ताकि वो जुर्म कम हो। डेफिनेटली ये होता है, लोग लूप होल्स तो हर जगह ढूंढते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं रास्ते निकालते, चोर रास्ते निकलते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रेट लॉज रखेंगे, आप बाहर के मुल्कों की एग्जांपल ले लें, यूके में, यूएसए में, ठीक है वहाँ की सज़ाएं मिलती हैं, तो वहाँ पे जुर्म इस तरह नहीं होते। कि एक चीज़ बैन है वो भी क्यों हो रही है, जो चीज़ बैन हो चुकी है वो तो नहीं होनी चाहिए। उसमें हुकूमती इदारों को नोटिस लेने की ज़रूरत है कि अगर कोई पतंग, उस पर फ़ाइन कर दिया जाए। सिंपल अगर फाइनेंशियल फ़ाइन भी कर दिया जाए तो वो भी कुछ इम्पैक्ट तो डालेगा, डेफिनेटली, ठीक है। और इसको बार बार हाईलाइट जैसे हुआ है, शायद कुछ मुआशरती लेवल पे कुछ लोगों में कोई चीज़ बेदार हो जाए, उनका ज़मीर जाग जाए कि खुद से वो स्टेप ले लें और इनको फाइनेंशियल पेनल्टीज डाल दी जाएं। जैसे देखें, आप रोड्स पे देख लें, आप एग्जांपल ले लें, यही लोग जब बाहर जाते हैं तो ट्रैफिक कितनी स्मूथ चलती है, वहाँ पे फाइन होते हैं, वहाँ पे पता होता है कि आपकी इतने लगा तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखें कि किस तरह रोड्स पे सब चीज़ें चल रही हैं। यही लोग, इवन यहाँ की बाहर की बात ना लें, यहाँ इस्लामाबाद जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी स्मूथ ट्रैफिक नज़र आती है। तो जहाँ भी थोड़ा सा आप पेनल्टी डालेंगे, थोड़ी सी सज़ा देंगे, तो चीज़ें बेहतर होंगी, कुछ ना कुछ बेहतरी तो लाजमी आएगी। एटलीस्ट इनको फाइनेंशियल पेनल्टीज डाल दी जाए, 10,000, थोड़ी सी 15,000, 20,000, ताकि थोड़ा सा तो ये रुके कि अगर ये कल्प्रेट हुए, किसी इस मामले में इन्वॉल्व पाए गए, तो इनको फाइनेंशियल पेनल्टीज देनी पड़ेंगी। तो कुछ इस तरह की चीज़ें करनी पड़ेंगी। और मैं दोबारा इस बात पे हाईलाइट करना चाहूँगी कि उस फैमिली की रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए हुकूमती सतह पे भी, और उस फैमिली तक अगर ये मैसेज पहुँचे तो उस माँ को रिहेबिलिटेट करवाया जाना चाहिए, क्योंकि उस माँ की मेंटल हेल्थ इस तरह की है कि उसे एक प्रॉपर इस टाइम एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। हमारे नफ्सियात डॉक्टर हुमा असलम हमारे साथ मौजूद थी। खिज़र वापस नहीं आ सकता, लेकिन खिज़र के वालिदैन एक ही इल्तिजा दरख्वास्त करते दिखाई दिए कि खुदारा पतंगबाजी के ऊपर आयद पाबंदी पर 100% जो है अमल दरामद करवाया जाए और किसी को भी पतंगबाजी करने की इजाज़त ना दी जाए। हमारे इदारे अवाम पे इसका सारा मलबा डालते हैं कि अवाम को शऊर होना चाहिए कि पतंगबाजी ना करे। अवाम कहते हैं कि पुलिस को चाहिए कि ऐसा कानून बनाए, लेकिन हमारे नफ्सियात ने सारा मसला ही हल कर दिया। उनका कहना है कि फ़ाइन इम्पोज कर दिया जाए, सज़ाएं सख्त कर दी जाएँ तो लोग इससे खुद ही पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। लेकिन पतंगबाजी के नाम पर दर्जनों अफराद जो सालाना बेमौत मार दिए जाते हैं, इस खूनी खेल की नज़र हो जाते हैं, उसको रोकने के लिए पुलिस को इंतहाई ज़रूरी और हुकूमत को इंतहाई ज़रूरी इक़दाम करने की ज़रूरत है, ताकि आइंदा किसी माँ का खिज़र जो है वो उससे ना बिछड़े। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।